नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं राकेश। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक ने भले ही देर से सही सीटों का जो फॉर्मूला है वो तो तय कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ सीट ऐसी हैं जहां पर सहयोगी दल आपस में लड़ते हुए नजर आ रही। यूँ कह लीजिए कि दरारें थोड़ी ज़रूर आ गई है, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने एक ही सीट से अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिसके बाद कहीं कहीं जो सिरफुटवल का जो तस्वीर है वो अब देखने को मिल रही है। तो ये कौन कौन सी ऐसी सीट है और वहाँ पर कौन कौन ऐसे उम्मीदवार है, अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वरीय सहयोगी आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी, आखिर ऐसा हुआ कैसे, एक ही सीट पर दो दो उम्मीदवार उतारे गए हैं सहयोगी दलों की तरफ से? क्या कारण माना जाए? ये कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं और कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो एक दूसरे के सामने एक तरह से देखा जाए तो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं? आपसी कहीं ना कहीं का देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिल रहा है इसमें। देखिए, सबसे पहले झारखंड में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी और इंडिया अलायंस की लिस्ट काफ़ी देर बाद जारी हुई और अब तक वो प्रक्रिया चल रही है। हालांकि बीजेपी और आजसू की तरफ से भी तीन ऐसी सीटें हैं जहां पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो देरी के पीछे की वजह कोऑर्डिनेशन में कमी ही बताई जा रही थी। माना जा रहा था कि समन्वय स्थापित हो जाएगा तब सब कुछ ठोक बजा करके ऐलान होगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन देर से अनाउंसमेंट के बावजूद अभी भी देखी जा रही है कि वहाँ पर रार की स्थिति है। सहयोगी दल आमने सामने उतरने लगे हैं और एक दूसरे को राजनीतिक रूप से हैसियत दिखाने लगे हैं और एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तीन ऐसी सीटें हैं। सबसे पहले धनवार सीट है जहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था और माले के जो CPI-ML के जो लोग हैं वो लोग मांग कर रहे थे कि धनवार, सिंदरी, बगोदर और निरसा और एक जमुआ सीट, 5 सीट हमको दी जाए। लेकिन धनवार सीट पर JMM और CPI-ML के बीच में बात नहीं बन पाई और वहाँ से तब JMM की तरफ से निजामुद्दीन अंसारी को कैंडिडेट बना दिया गया। निजामुद्दीन अंसारी 2019 में भी चुनाव लड़े थे JMM के सिंबल पर। उस समय माले से गठबंधन नहीं था JMM का, तब वो 7वें नंबर पर रहे थे। AIMIM यानी ओवैसी की जो पार्टी थी उससे भी कम वोट JMM के उम्मीदवार लाए थे और वहाँ पर जो CPI-ML क्लेम जो कर रहा था तो वहाँ पर राजकुमार यादव उम्मीदवार थे और उनका प्रदर्शन अच्छा था। तीसरे नंबर पर जरूर रहे थे, लेकिन दूसरे नंबर पर बीजेपी थी तो उससे थोड़ा बहुत वोटों का ही अंतर है, यानी कि वो फाइट में थे। और कोडरमा में 2024 के लोकसभा चुनाव में कोडरमा सीट भी राजकुमार यादव को इंडिया अलायंस ने एक सीट दी थी, वहाँ से लड़े थे, हार गए थे। हालांकि चूँकि पिछली बार धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी जीते थे और तब उनकी पार्टी हुआ करती थी JBM, तो इस बार बीजेपी ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। तो माना जा रहा था कि CPI-ML और JMM में कोऑर्डिनेशन रहेगा तो उनको कड़ी टक्कर दी जा सकती है, लेकिन इसका अभाव दिखा और इधर निजामुद्दीन अंसारी का JMM ने ऐलान किया तो उधर CPI-ML ने राजकुमार यादव के नाम का भी ऐलान कर दिया। अब देखिए, आपको याद होगा कि JMM, RJD और कांग्रेस में भी काफ़ी दिनों तक रस्साकशी चली थी। कितनी सीटें, पहले 2-3 सीटें ऑफर दी जा रही थी जिस पर मनोज झा ने नाराजगी व्यक्त की। बाद में खैर तेजस्वी यादव सामने आया, कहा जाता है कि लालू यादव ने दखल दिया, तब जाकर के चीज़ें बनी। लेकिन पिछली बार 2019 में जो 7 सीटें दी थी उसमें से एक सीट कटौती कर दी गई, 6 सीट दी गई। 6 सीट में से एक विश्रामपुर सीट भी थी जो छतरपुर के बदले में कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने ली है। हालांकि उस समय जो 7 सीट थी उसमें एक बरकट्ठा सीट भी थी जो पहले ही JMM ने अपने कोटे में ले लिया था। तो 6 सीट उनकी बनती थी, तो 6 में से एक विश्रामपुर और छतरपुर में आपस में जब अनाउंसमेंट RJD ने किया, विश्रामपुर में अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जो इंडिपेंडेंट थे नरेश कुमार सिंह, तो वहीं से सुधीर कुमार चंद्रवंशी को भी कांग्रेस ने जब दूसरी लिस्ट आई तो वहाँ से उतार दिया विश्रामपुर में। नतीजा ये हुआ कि छतरपुर सीट जो RJD ने छोड़ी थी वहाँ पर कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर के मुकाबले में अब खबर आ रही है कि RJD ने भी वहाँ जो दूसरे नंबर पर पिछली बार रहे थे, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था, विजय राम को, उनको उतार दिया है। तो ये 3 सीट ऐसी है जहाँ पर मतलब फ्रेंडली फाइट ये लोग कह रहे हैं। वैसे कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, लेकिन फ्रेंडली फाइट कहने सुनने के लिए कही जाती है। असल में ये लोग आपस में लड़ेंगे तो इसका एडवांटेज, इसका एज बीजेपी या NDA अलायंस को ज़रूर मिलेगा, जो कि इस
कम से कम 2024 के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, तो इंडिया अलायंस की सेहत के लिए वो नुकसानदायक होगा। और चूँकि झारखंड में कभी भी किसी भी दल को या गठबंधन को आज तक, मतलब पिछली बार किसी दल को कम से कम बहुमत नहीं आया है पार्टिकुलर। गठबंधन जोड़ तोड़ करके सरकार ज़रूर बनी है और हमेशा से यही इतिहास रहा है। और यही वजह थी कि पिछली बार बीजेपी और आजसू का गठबंधन टूटा था तो बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई थी और हेमंत सोरेन, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर सरकार चलाई। 5 साल चली भी, लेकिन फिर बीच में हेमंत सोरेन को हटना पड़ा जेल जाने की वजह से। तो ये 3 सीट है जहां पर रार मची हुई है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ और सीटों पर भी इस तरीके से फ्रेंडली फाइट, इंडिया अलायंस के कथनी के मुताबिक फ्रेंडली फाइट देखने को मिले। लेकिन बीजेपी के मुताबिक कि आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है तो हमसे क्या लड़ेंगे, जब आपस में नहीं बन रही है तो हमसे क्या लड़ाई लड़ेंगे। तो इसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है और इंडिया अलायंस के शीर्ष नेता ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें संभल जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं बन पाई है और अब इसी ट्रैक पर आगे बढ़ने का भी उन लोगों ने मन बना लिया है कि कुछ सीटें पर दोनों दल के उम्मीदवार लड़ते हैं तो कोई बात नहीं है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अभी भी CPI-ML की तरफ से 3 सीट पर अनाउंसमेंट हुआ है। बगोदर का अभी भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जैसे धनवार, निरसा और सिंदरी। वहाँ पर ज़रूर धनवार छोड़ करके बाकी जो 2 सीट है वहाँ पर इंडिया अलायंस के कांग्रेस या आरजेडी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं दिए गए। तो माना जा रहा है कि 3 सीटों पर CPI-ML इंडिया अलायंस के गठबंधन के तहत ही मतलब चुनाव लड़ेगा। बगोदर पर हालांकि सिटिंग विधायक हैं ही, विनोद सिंह CPI-ML के बड़े नेता हैं, तो वहाँ पर सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ लेकिन उनका लड़ना तय माना जा रहा है। तो 3 सीट ऐसी है जो कहा जा रहा है कि CPI-ML के लिए छोड़ी जा सकती है और चौथी सीट धनवार है जहाँ पर फ्रेंडली फाइट कहें या आमने सामने में टक्कर है। उसके अलावा विश्रामपुर और छतरपुर भी हो रही। तो 3 सीट फिलहाल है। अब देखते हैं, चूँकि कई सीटों पर अनाउंसमेंट अभी भी बाकी है और पहले से ही CPI और CPI-M ने अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने प्रत्याशी भी उतारने शुरू कर दिए हैं। उनके जो स्टार प्रचारक हैं वो लोग भी आना शुरू कर दिए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए। ये भी देखना हो कि इन 3 सीटों पर किस तरीके से कांग्रेस वाले और आरजेडी वाले जब अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने जाते हैं तो निशाने पर कौन रहता है। तो ये 3 सीट है। जी आशुतोष जी, राज्यसभा जो सांसद है मनोज, उन्होंने कहा था कि एक तरफा फैसला लिया गया, बिना पूछे इस तरह का फैसला लिया गया। सीट शेयरिंग से नाखुश आरजेडी ने क्या इस तरह का फैसला लिया है कि जहां कांग्रेस उम्मीदवार उतार रही है वहां आरजेडी भी अपनी उम्मीदवार दे रही है, और जैसा कि आपने कहा कुछ सीटों पर अभी भी उम्मीदवार उतारने बाकी हैं, तो क्या लगता है कि 7 सीट से आगे बढ़कर भी आरजेडी अपने उम्मीदवार उतार सकती है? देखिए, शुरुआत हालांकि कही जाए तो पहले धनवार सीट से हुआ। JMM ने प्रत्याशी दिया निजामुद्दीन अंसारी को और वहाँ से फिर CPI-ML ने दिया। उसके बाद आरजेडी को 6 सीटें ही मिली थी, उसमें विश्रामपुर सीट मिली थी, छतरपुर सीट आरजेडी ने छोड़ दी थी। तो विश्रामपुर सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे, नरेश प्रसाद सिंह जो इंडिपेंडेंट लड़े थे 2019 में, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस ने उतार दिया। तो अब जाकर के आरजेडी ने भी छतरपुर सीट पर जहाँ से कांग्रेस ने उतारा है। तो शुरुआत धनवार सीट से JMM ने की, फिर कांग्रेस ने की है। आरजेडी तो एक पहले से ही कंप्रोमाइज़ के मूड में है या पहले से ही कम सीटें दी जा रही है। हर चुनाव में देखा जा रहा है तो आरजेडी की सीटों में कटौती हो रही है और कहा भी जाता है कि शायद इस बार बात नहीं बनती अगर लालू यादव दखल नहीं देते। 2019 में भी 7 सीट पर आरजेडी नहीं मान रहा था, लेकिन लालू यादव की दखलंदाजी के बाद किसी तरीके से गठबंधन हो पाया। इस बार भी उनका रोल अहम है और गठबंधन बचा हुआ है। लेकिन कई सीट ऐसी होती भी है जहां पर उम्मीदवार नहीं मानते हैं या फिर लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, तो वहाँ पर होता रहा। वैसे भी इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि फ्रेंडली फाइट का कल्चर रहा है राजनीति में। ममता भूया जो उम्मीदवार थी आरजेडी की लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा कि स्टार प्रचारक की सूची में भी आरजेडी ने नाम डाला था, लेकिन उनका टिकट कटा और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
तो ऐसी नौबत ना आए, इस वजह से भी कई बार जो पार्टियां हैं वो इस तरह के डिसीजन लेती है। हालांकि ज़रूर इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, चूँकि जो बीजेपी के अगेंस्ट वाले जो वोटर हैं, एनडीए के अगेंस्ट वाले, वो तो आपस में बढ़ जाएंगे और उसी का एडवांटेज बीजेपी ले जाएगी या एनडीए ले जाएगा, तो ये नुकसान तो होता ही है। जी नुकसान होगा, लेकिन इन सब के पीछे ये देखना होगा कि जहां जहां आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने फाइट करती हुई नजर आ रही है, चुनावी परिणाम इसका क्या निकलकर सामने आता है। तो कहीं ना कहीं ये बुरे संकेत महागठबंधन के लिए हो सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। देखना अब दिलचस्प होगा क्या फ्रेंडली फाइट होता है और इस फ्रेंडली फाइट में कौन आगे जीतता है और किसे मात मिलती है। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल कशिश न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करेंगे और फॉलो भी जरूर करें। नमस्कार।